तो हमारे पास ये पोर्शन बचा हुआ है ना, मैट्रिक्स थ्योरी में इसके बाद कराऊंगा, ये मैट्रिक्स थ्योरी भी बचा हुआ है, तो ये अभी इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो बचा हुआ है मतलब। तो अभी पहले हम ये टॉपिक करने के बाद, देखो रैंक लाने के लिए मैथ्स पोर्शन भी करना जरूरी है। 20-25 नंबर का अराउंड 20 मार्क्स का मैथ्स पोर्शन भी आता है ना, ये जो मैथ्स पोर्शन है। तो टोटल 100 में से 20 का अराउंड मैथ्स पोर्शन हो गया, 40-50 नंबर का स्टैट्स हो गया, बाकी एप्टीट्यूड हो गया, इस तरह से। एप्टीट्यूड 15 नंबर का ही है, तो उसके हिसाब से देख लो, मतलब वो कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे 85 टोटल ना, आपके 15 नंबर छोड़ के 85 टोटल मैथ्स और स्टैट्स पोर्शन आएगा। तो अराउंड 20-25 नंबर हो गया, और 50-60 नंबर टोटल मिला के स्टैट्स हो गया। 60 अराउंड मान लो, अगर अप्रोक्सीमेट करूँ 60 मार्क्स का स्टैट्स अराउंड लगा लो, 25 मार्क्स का मैथ्स हो गया, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड हो गया टोटल में, है ना, ये है। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक हम कर ही रहे हैं, तो सिलेबस में कोशिश कर रहा हूँ पूरा 100% करा दूँ, ये चीज़ है। सो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स से। तो इसमें आज हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, जस्ट यहाँ ये डिस्कस करूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद मैं फिर मैट्रिक्स थ्योरी कराऊंगा, और मैट्रिक्स थ्योरी के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, है ना, ये है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बताओ यहीं से स्टार्ट करते सीधा एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। हालांकि नॉन पैरामीट्रिक में तुम्हें कई बार ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है ना वहाँ पे, कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे बहुत काम होता है इसमें, क्योंकि डेटा आपके पास है कुछ इस तरह से, तो उसको अरेंज करेंगे। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो पता ही है सबको, ऐसे तो एक बार देख लो फिर एम्पिरिकल, क्योंकि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बेस पे ही डिफाइंड है ना, उसके अकॉर्डिंग, उसके हेल्प से। तो आओ जरा इस पे मैं अगर लिखूं, सो हम क्या है ना, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये ना, तो इसको ईडीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। तो अब तक आपने क्या पढ़ा है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, तो इसको मैं ईडीएफ ही लिखूंगा शॉर्ट में। तो हम लोग सीडीएफ लिख रहे थे कि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो हमारा होता था सीडीएफ। अब ये है मतलब वहां था, सॉरी वहां था कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ना, सीडीएफ। अब ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो ईडीएफ होगा। हाँ डेफिनेशन बताओ, कोई ट्राई करो, पता सबको होगा क्योंकि बहुत बेसिक है। क्या डेफिनेशन है इसका? सैंपल वैल्यूज लेस और इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यूज x। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं सर जब x लेस और इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और i by n जब x i minus 1 से ऑर्डर एंड x i के बीच होता है, और 1 होता है जब x greater or equal to nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि लेट x1 x2 अप टू xn, ये आपका IID है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन CDF, ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, CDF fx है। अब इससे क्या करते हैं आप, अभी मानता हूं ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, उसके केस में तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैसे बात करते हैं अभी। तो यहां से क्या होगा, इसी डेटा को आप अरेंज कर सकते हो, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड सो ऑन लेस देन xn। तो अगर आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर दे रखी है इस रैंडम सैंपल की, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मुझे अगर पता है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक वैल्यू एंड सो ऑन, इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब होता क्या है कि आप सिंपली क्या करो, आपके पास n नंबर्स है, अब यू हैव n नंबर्स, अब आप उसका कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो। तो वैसे अगर डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, अगर डिफाइन करो, सिंपल ये है कि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना, सो यहाँ पे होगा ऑफ ये जो सैंपल है, ये जो होगा, तो इसका जो ऐसे डेफिनेशन नोटेशन है, सो इसको डिनोट मैं इसको fn से करता हूं, मान लो fnx, और इसका मतलब होता है, सो इसकी जो मीनिंग है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन इक्वल टू x, या अगर मैं देखूं इसमें डेफिनेशंस,
ये जो क्या लिखते हैं बुक में है ना ये लोग, सो यहाँ पे वही प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब ऐसे अगर वर्ड में लिखोगे तो ये लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि लाइक दिस इज एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस सैंपल इज, ये जो बोलता है ऑफ मान लो x1 x2 xn, मैं ऐसा लिख दूं ऑफ x1 x2 xn इज, जो बुक का डेफिनेशन है, is the proportional value, proportional या proportion of, ऐसे लिख लो, proportion of sample value, so sample value less than or equal to x, है ना, less than or equal to स्पेसिफिक नंबर x, मान लो ऐसा है x, मतलब ये हो गया दैट इज, अगर मैं ऐसा लिखूं कि fn(x), सो इसका मतलब है number of observed values less than equal to x by, हाँ भाई, नंबर ऑफ observed values हाँ, ये नंबर ऑफ वैल्यूज है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, less than equal to x. सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x, है ना, नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x अपॉन n, यही ना। तो इसको अगर तुम और ओपन करके लिखोगे तो क्या होगा, तो इसको जब आप ओपन करके लिखोगे तो ये बनता है दैट इज, जो बता रही थी जैसे fn(x) जो होगा, सो सिंपली 0 अगर x की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक से स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस लेंगे, फिर 1/n हो जाएगी अगर x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फिर ये 2/n हो जाएगी जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है, कहां तक चलता रहेगा, 1. तो अगर मैं सेकेंड लास्ट लिखूं n-1/n, जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू n-1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और लेस देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में आपका आ जाएगा 1 कब, जब x मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो है ना, ये मैं पूरा ओपन करके लिखा हूं, शॉर्ट में इसी को आप अगर लिखोगे तो यही चीज शॉर्ट में लिखी जाएगी क्या, तो अभी मैंने जस्ट जो आप बता रहे थे ना, I by n. तो यहां से जो आप लोग बता रहे थे कि fn(x) जो होगा सिंपल 3 टर्म में लिख सकते हैं, 0 अगर आपका x लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, i अपॉन n अगर, यहां अक्सर दिक्कत होता है, कहां से कहां तक, बोलो i/n को, यहां ध्यान से देखो, अगर तुम X I से कहां से स्टार्ट होगा, X I से X I plus 1 तक, चेक करो, यहां ध्यान से देखो, यहां 2/n है तो ये कहां से स्टार्ट है, जब 2/n है तो 2 से स्टार्ट है, जब ये 1/n है तो 1 से स्टार्ट है, n-1/n है तो n-1 से स्टार्ट है, तो क्या होगा, ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से यहाँ इक्वलिटी लगा रहा हूं मैं i प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक, अगर यहाँ आप i-1 लिखते हो तो यहाँ i-1 लिखना पड़ेगा, सो दिस एंड 1 इफ x इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ जो मैंने i लिया है तो फॉर i बराबर स्टार्ट होगा मेरा i, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, i कहाँ तक जाएगी, बताओ i कहाँ, तो यहाँ n-1 तक, अगर आप i-1 लिखते हैं यहाँ पे तब i 2 से n तक जाएगी, अगर यहाँ आप n-1 लिखते हैं तो उसके हिसाब से 2 से n तक जाएगी, यहाँ 1 से n-1 तक होगी, तो इसी चीज को हमने वैसा लिखा कि 0 है जब वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से कम है,
i बाई n है अगर x की वैल्यू ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और i प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच है, एंड 1 है अगर x मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो ये तो इसका बहुत यूज है ना, नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेशन में काफी काम आता है ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये सिंपल है कि आपके पास एक रैंडम सैंपल है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो पहला आपका है ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बस वो प्रोपोर्शन दिख रहा है, पहला 1/n उसका वेट है, दूसरा है तो CDF लिख रहे हैं तो क्युमुलेटिव है, तो वहां तक 2/n, 3/n, 4/n, लास्ट तक n/n। अब क्या होता है अगर इसको आप n से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या लिखा मैंने fn, अभी मैं थोड़ा आगे आता हूँ, तो देखो अब क्या होगा। ये तो जब मैं डिफाइन कर रहा था कि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। अच्छा एक एग्जांपल इस पे देता हूँ, क्योंकि जो है ना कोलमोग्रोव-स्मिनोव टेस्ट है वो भी इस पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड है, तो आगे आएगा। तो अभी मैंने जो डिफाइन किया है fn(x), अच्छा इसके लिए एग्जांपल देख लो एक। तो एक एग्जांपल अगर लिखूं पहले मैं, कि मान लो तुम्हारे पास ऐसा है कि लेट मान लो 0.2, 1.5, 0.3, 0.6 है ना, 1.2 ऐसा मान लो, 2.1 बी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 6, ठीक है, 6 साइज का रैंडम सैंपल की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। अब इसका अगर आप पहले तो क्या करोगे, इसको ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो ऑर्डर में अरेंज करोगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0.2, फिर 0.3, फिर 0.6, फिर 1.2, फिर 1.5, फिर 2.1, चेक कर लो। तो अभी क्या किया मैंने, ये x1, x2, x6 है, उसी डेटा को ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में लिखा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक। अब इसका आप जब लिखोगे एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो क्या बनेगा, तो जो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ये जो डेटा था x1, x2, x6 इज, तो इसको लिखेंगे fn(x), n मेरा 6 है हालांकि, तो f6x लिख सकता हूं मैं इसको। तो यहाँ पे नोटेशन में ये लेके चल रहा हूं, तो ये होगा 0 अगर x की वैल्यू लेस देन है 0.2, यही मतलब है, और अगला होगा 1/6 अगर x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0.2 एंड लेस देन अगली वैल्यू 0.3, फिर ये हो जाएगा 2/6 कब, अगर x की वैल्यू 0.3 से ज्यादा है, यहाँ इक्वल लगाओ 0.6 तक है, चलता रहेगा यही चीज। लास्ट में 1 होगा अगर x मोर देन इक्वल टू जो लास्ट है 2.1। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगला 3/6 होता, मतलब अगला क्या होता 3/6 जब x की वैल्यू 0.6 से 1.2 में, अगला होता 4/6 जब 1.2 से 1.5 में, अगला 5/6 जब 1.5 से 2.1 में, एंड सो ऑन, फिर 1 हो गया। तो ये तो इसका हो गया एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जस्ट एक एग्जांपल है। सर एक बार वो पिछली स्लाइड दिखाना, नोट करना। तो ये जस्ट डेफिनेशन था। हो गया सर। ओके, तो ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। है ना, ऐसा समझ, जैसे मान लो आपके पास जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो मान लो है ना, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है ऑन 1 2 3 अप टू n, इस तरीके से। तो ठीक है, ईच पॉइंट हैज मास 1, तो ऐसा आता रहेगा, ठीक, 1/n। नहीं संदीप, कुछ पूछना है क्या आपको? माइक कौन है? चलिए तो देखते हैं आगे।
तो आगे जो मैं लिख रहा था वही बोल रहा हूं, जैसे यहाँ पे अभी आपके पास क्या है कि जो fn(x) हमने डिफाइन किया वो है आपके पास नंबर ऑफ, ये था ना, नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x अपॉन n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है, n टाइम fn(x). तो ये एक्चुअली हो गया टोटल नंबर ऑफ, है ना, इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में, सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x। और इसका नोटेशन क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करूं, इसका एक नया नाम दे देते हैं, क्या होगा बताइए, मान लो TNX बोल देता हूं। सो TNX का मतलब होगा यही, टोटल नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x। सो n द TNX का मतलब ये हो गया कि n fn(x) का नाम रख दिया TNX, ठीक है। तो TNX क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x। तो सिंपली अगर आप वैसे ही डिफाइन करोगे TNX को तो मतलब समझ आ रहा होगा आपको कि ऐसा है 0 अगर x लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये जस्ट i हो जाएगा अगर x ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से i प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक है, और इसकी वैल्यू n हो जाएगी अगर x मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो वही चीज है जो fn था उसी में n से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया, और i की वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू n। ये TNX है, और TNX एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बताओ, कोई आइडिया है आप लोगों को? बाइनोमियल बाइनोमियल विद पैरामीटर। Binomial distribution. p of x जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। NCI. हाँ हाँ, इसमें क्वेश्चन भी IPY को देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी आया है डायरेक्टली। तो मैं थ्योरम पे आता हूं सीधा। तो इसका थ्योरम जो होता है, ये जो TNX है, सो एक थ्योरम कहता है, वो आपने देखा एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो ये जो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसी को n से मल्टीप्लाई कर दो, nfn, तो उसको Tn नाम दिया हमने। और Tn का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो Tn इज टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लेस देन इक्वल टू x। और जो आपका थ्योरम कहता है, सो द थ्योरम सेज कि ये जो TNX है, this TNX has distribution binomial with parameter n, fx of x। ये TNX का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, यहां अगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लेस देन इक्वल टू x। कैपिटल FX होगा। हाँ मतलब है ना, तो जैसे आप टोटल नंबर ऑफ सक्सेस, बाइनोमियल में क्या डिफाइन करते हैं, n इज नंबर ऑफ सक्सेसेस, है ना। तो यहाँ सक्सेस क्या है, सैंपल पॉइंट लेस देन इक्वल टू x, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को वहां पे हम स्मॉल p बोलते हैं। तो वो p क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू x, और उसको क्या बोलते हैं हम, CDF। तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बन के आ गया एक्चुअली, कि बाइनोमियल टोटल n सैंपल है साइज n का, अब TNX है नंबर ऑफ पॉइंट लेस देन इक्वल टू x। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास n है, बिकॉज n डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, ये रैंडम सैंपल साइज n का है। अब बोल रहा है कि नंबर पॉइंट लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू x इज सक्सेस एक्चुअली। तो वहां पे कोई भी एक लेस देन इक्वल टू x होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी CDF है। तो यहां से सिंपली आप क्या कर सकते हो, जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो यहां से एक तो पता चल गया कि पहली चीज कि प्रोबेबिलिटी TNX लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टर्म में भी काम कर सकते हैं ना, यहीं से तो आता है वो CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यस सर। है ना। तो
चलो पहले उससे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो सिंपली। पहला पॉइंट है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन एक्स क्या होगा, एंड इसी से दूसरा पॉइंट निकल के आएगा, मान लो ए बोल दो, बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एन एक्स क्या होगा। ये निकालो, कुछ फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछते हैं या आपको जरूरत पड़ेगी आगे। वेरिएंस ऑफ टी एन एक्स क्या है एंड डी वेरिएंस ऑफ एफ एन एक्स क्या होगा, है ना। आपको पता है टी एन एक्स और एफ एन एक्स में क्या रिलेशन है, सो दिस वी ऑल नो, है ना। अभी से लिखा था ना कि जो ये टी एन एक्स दिस इज नथिंग बट टी एन एक्स इज एन टाइम एफ एन एक्स। सो एफ एन एक्स हमारा है एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टी एन एक्स जस्ट एन टाइम एफ एन एक्स है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लेस देन इक्वल टू एक्स। ये मीनिंग है टी एन का। बताइए इन चारों का आंसर क्या आएगा। सर पहले ए का आंसर आएगा एन एफ एक्स है। हाँ, यहाँ से एन पी, सो एन टाइम, और ये जो x है पॉपुलेशन है, रैंडम सैंपल जिस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया वो x है। सर और सर एफ एन एक्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बर्नौली हो क्या? नहीं मैं डिस्ट्रीब्यूशन सर रिप्लेस कर देते हैं ना वैल्यू, टीएनएक्स हाँ। बाय एन कर देते हैं। टीएनएक्स को रख दो वहां पे, डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है एफएनएक्स का, आप टीएनएक्स का उससे जस्ट पुट कर दो, तो टीएनएक्स की जगह ये, हाँ FXX हो जाएगा। ठीक है ना, तो जस्ट टीएन की जगह ये रख दो आप, तो यहाँ से जस्ट आपका एफ एक्स एक्स आ जाएगा। तो इससे ये चीज समझ आता है कि ये जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब ईडीएफ इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सीडीएफ। जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इनफैक्ट आगे जाकर देखोगे तुम ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बनाएगा देखो आगे। तो वेरिएंस ऑफ टीएन क्या आएगा, n into fx 1 minus fx। हाँ एन पी क्यू, और यहां से फिर इसका बताओ क्या आएगा, सेम लॉजिक सब 1 बाय n आ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो यहाँ fx of x और 1 टीएन को रख दोगे एन एफ एन, तो एन बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर बन के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एफ एक्स ऑफ एक्स 1 minus fx by n। बाई एन। अब ध्यान से देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एन एक्स क्या है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ एफ एन एक्स क्या है, सर 1 होगा, मतलब e of f n x। ध्यान से देख के बताओ, कुछ भी बोल रहे हो। सर e of fnx तो बेसिकली fx होगा, इसमें n तो है ही नहीं कहीं पे ना, 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के केस में, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है ना, कि अगर कोई एस्टिमेटर है, एफ एन एक्स एक्चुअली यहाँ पे एस्टिमेटर का काम करेगा, और सी क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है ना, तो यहाँ पैरामीटर पे काम ना होकर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम होगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अननोन समझ लो जैसे है, अब डिस्ट्रीब्यूशन पे ही काम होगा, यहाँ पे पैरामीटर पे काम। वहां क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन नोन था, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है पैरामीटर पे, तो पैरामीटर को आप एस्टिमेट कर रहे थे, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट करेंगे, तो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही एस्टिमेट होगा एक्चुअली। तो जो एफ एन एक्स है उसका मीन एफ एक्स है, सी डी एफ है, और एफ एन एक्स का वेरिएंस 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से पता चला कि ये जो एफ एन एक्स है दैट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स। तो ये भी थ्योरम का ही पार्ट था, आगे बुक में देखोगे ये थ्योरम लिखता है कि दिस एफ एन एक्स कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स। सो ये कन्वर्ट मतलब कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, याद भी लिख सकते हो तुम कि द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ CDF ऑफ द पॉपुलेशन, या जिस डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल लिया है। सर गिबॉन्स के बुक से पढ़ूंगी। जी जी, मैं गिबॉन्स के बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, जो गिबॉन्स एंड चक्रवर्ती का बुक है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, उसी से देखकर मैं अभी उसी से कवर कर रहा हूँ। हाँ, ये ऑथर का नाम है, अच्छा मुझे पहले बुक पता, पीडीएफ है क्या आपके पास? हाँ पीडीएफ गूगल में जाओ, गूगल करो, अभी मैं जस्ट गूगल किया तो मुझे इसमें, मेरे पास लैपटॉप में था वो, लेकिन अभी मैं इसमें जस्ट गूगल किया तो मिल गया मुझे इसमें भी। सो गूगल बुक का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग, ये बुक का जो टाइटल है
ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस जो ऑथर इसका है, जे डी गिबन्स, क्योंकि हमें भी एमएससी में यही बुक पढ़ाया था, एंड एस चक्रवर्ती। सो ठीक है, ये ऑथर है। 4th या 5th एडिशन दोनों अवेलेबल है, तो तुम देख सकते हो। तो इसमें जो अभी कवर करो चैप्टर 2 है इसमें, इस बुक में वो। ठीक है, देखो आगे। तो आगे क्या है, सर ये जो TNX है वैसे सेंसरिंग वाला भी तो सेम ही चीज है ना? हाँ हाँ यार हाँ वैल्यूज तक वो भी बाइनोमियल फॉलो करता है। हाँ। CDF एट टाइम T नोट बिल्कुल सेम ही बन रहा है। उसमें ये है कि फर्स्ट आर ऑब्जर्वेशन जो मिलता है हम वो ले लेते हैं सेंसरिंग में। हाँ ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये मैं दिखा रहा था तुम्हें कि तो यहाँ पे नोटेशन थोड़ा अलग, इसने नोटेशन SN लिया है, मैंने FN लिया है। तो मैं जो नोटेशन FN लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, उस बुक में वो SN लिख के करता है, तो उसने FN को एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बुक में SN लिखा हुआ है। सो है ना, तो FN क्योंकि मैं यूज करता हूँ फ्रीक्वेंटली, तो इसलिए FN एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, TN वो है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू लेस देन इक्वल टू x, ये है। तो यहाँ से क्या अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट इसी में कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर तुम ये फाइंड करो, क्योंकि अभी गेट का PY को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, इस तरह से अभी मिलेगा, तो आगे देखेंगे अभी। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज, थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक और रिजल्ट ये लोग बताते हैं कि जैसे ये जो थ्योरम है कि TNX या FNX लिखूं, FNX माइनस क्या होगा, FNX माइनस, क्योंकि ये सब क्या बुक में तुम्हारे पास एग्जाम में ऑप्शन बन के आ जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उस तरह से। तो यहाँ सिंपली तुम FNX, इसका मीन कितना आया था, FXX आया था, ये पिछला वाला यूज कर रहा हूं मैं, जस्ट हम ये यूज कर रहे हैं, ये वाली थ्योरम ना, इसका मीन ये आया था और इसका वेरिएंस ये आया था। तो आप अगर इसको यूज करेंगे तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से सिंपली ये आ जाएगा, जो कि एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल FNX माइनस FX अपॉन में इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सो रूट अंडर, अब ये FNX का जो वेरिएंस था ये था fx ऑफ x इंटू 1 माइनस fx ऑफ x अपॉन n। ये क्या होगा, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू क्या, नॉर्मल 0 1। तो ये होल्ड करेगा इस कंडीशन को, तो ये थ्योरम है, ठीक है ना। तो अगर ये ऑप्शंस आता है, पहली बात हमने ये देखा था पहले ना, तो हमने शुरू में ये देखा कि जो FNX है दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू fx ऑफ x। दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा रहे हैं ना यहाँ पे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से प्रूफ आएगा इसका। तो सिंपली FNX माइनस its mean upon its standard deviation, so that will converge in distribution to normal 0 1। और ये सिंपल कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी, ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस के लिए भी होता है। तो आगे क्या आएगा, जिसको एक्सटेंड करता है वो, इन फैक्ट दिस FNX converges almost surely to FXX
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सर गिवन को कैंटिलीलेमा से यही है और जी, तो उसको मैं उसके टर्म में लिख देता हूँ। ये भी वही कहना चाहता है, यही कहना चाहता है। तो वहां एक वर्ड यूनिफॉर्मली यूज होता है ना, कि कन्वर्जेस, वहां लिखा होता है ऑलमोस्ट श्योर एंड यूनिफॉर्मली, दोनों वर्ड है वहां पे। तो यूनिफॉर्मली का मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हर x के लिए कन्वर्ज करेगा। वो भी यही कहता है, हालांकि तो उसका स्टेटमेंट ऐसा है, तो उसका मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लिखूं उस थ्योरम का, तो है ना, इसका अभी छोड़ दो, इसका कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो थ्योरम है ना, ये बड़ा यूजफुल थ्योरम, तो हम लोग भी काफी, मेरा जो थोड़ा रिसर्च अगर देखोगे तो रिसर्च पेपर में ये सब मैं काफी यूज किया हूँ, ये भी अब मुझे मतलब ऐसा है। तो ये वाला एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैं यूज करता हूँ, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आप जो रिलायबिलिटी के टॉपिक्स में करते हैं, आपके नॉन पैरामीट्रिक पार्ट में करते हैं रिलायबिलिटी? एस्टिमेशन जो हमने किया है वो नॉन पैरामीट्रिक ही किया है। तुम अगर देखोगे मेरे जैसे अभी पेपर कुछ पब्लिश्ड है वहां पे, तो लास्ट में क्या है कि एस्टिमेशन हमने एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टर्म्स में करते हैं, क्योंकि जब तुम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाओगे तो उसका फिर वो मोंटे कार्लो सिमुलेशन लगाना पड़ता है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जैक्टली निकलेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग फिर यही एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से एस्टिमेट करके फिर मोंटे कार्लो सिमुलेशन से वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इसमें यूज किया हुआ ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हेल्प करता है। तो ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है कि है ना, सो ये सिंपल, ये जो हमारा थ्योरम है इसका नाम है, तो ये भी एग्जाम में एज ए ऑप्शन ही जस्ट आपको मिल जाएगा। सो दैट सेज ग्लीवेंको कैंटली थ्योरम। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसका प्रॉपर जो स्टेटमेंट है ये लिख रहा है कि जो आपका fn(x) है, दिस fn(x) converges uniformly to fx of x with probability 1। तो ये जो with probability 1 लिखा है ना, उसका मतलब कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस ही है, with probability 1, है ना। एक स्टेटमेंट ये है इसका कि fn(x) converges uniformly to यूनिफॉर्मली का मतलब ये हो गया फॉर एवरी x, है ना। एक होता है कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज मतलब फॉर फिक्स x होता है, यहाँ x अगर कोई इंटरवल में है तो भी वर्क करेगा। सो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू fx(x) with probability 1। इसी को दूसरी तरह से लिखोगे तो दूसरी तरह से है, दैट इज, ये लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो लिमिट सुप्रीमम वैल्यू ऑफ, तो यहाँ x बिलोंग्स टू r है, सुप्रीमम ओवर r, दिस मॉड fn(x) माइनस fx ऑफ x, सो fn(x) माइनस fx ऑफ x, अच्छा ये इक्वल टू 0 होगा, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। अच्छा ऑलमोस्ट श्योर जो हम पढ़ रहे थे तो उसका भी कुछ इस तरह से डेफिनेशन आया था ना, क्या डिफाइन कर रहे थे वहां पे हम, लिम सुप ऑफ वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0 इज 1, यही था ना। तो इसका मतलब तो वही यही कहना चाह रहा है, जो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का जब डेफिनेशन हम लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, यही लिम सुप ऑफ xn माइनस x, है ना। तो उसका एक कंडीशन था उसका, हाँ विद प्रोबेबिलिटी कुछ कंडीशन था ना उसका, हाँ वही इक्वल टू 0 या वहां लेस देन एप्सिलॉन, वैल्यू तो लेस देन एप्सिलॉन कर रहे थे तो इक्वल टू 1 आ रहा था। तो ये है, इसी को दैट इज यू कैन राइट, है ना, कि जो हमारे पास है जो वहां पे लिख रहा था मैं, कि दिस fn(x) converges almost surely to fx(x), ठीक है, यूनिफॉर्मली, है ना, ऑलमोस्ट श्योर एंड यूनिफॉर्मली बोथ। तो इसका ये मतलब समझ सकते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये आ जाएगा इससे। सो ये थ्योरम है ग्लीवेंको कैंटिलीलेमा। तो ये आपके गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जहां अभी पीवाई करेंगे ना इसमें, मुझे दिखा था एक बार,
तो ये क्या है, जस्ट आपका स्टेटमेंट लिखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, उस तरह मिल जाएगा आपको स्टेटमेंट। तो उसमें इससे रिलेटेड थ्योरम्स होंगे वहां पे। अच्छा, आगे क्या है, तो आगे जो हमारे पास है, अब जैसे आप लोग इसके हेल्प से ना सीडीएफ भी निकाल सकते हो उसका, किसका। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, जैसे मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 xn तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक, जैसे मैं शुरू में कह रहा था। सो कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा कि लेस देन xn। अगर मैं rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी xr लेस देन इक्वल टू x, और इसका क्या मतलब है, तो xr लेस देन इक्वल टू x का मतलब है, xr का क्या मतलब है, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इस पूरे का क्या मतलब हुआ, values are less than equal to x. तो एटलीस्ट r वैल्यूज होंगी वो लेस देन इक्वल टू x होंगी। सो इसका मतलब है एटलीस्ट r सैंपल पॉइंट लेस देन इक्वल, या सैंपल वैल्यूज जो है, सैंपल वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू x। इसका ये मतलब हुआ कि कम से कम r वैल्यूज होंगी, है ना, 1 2 3 4 इस तरह से, एटलीस्ट r वैल्यूज होंगी लेस देन इक्वल टू x होंगी। एंड यहां से क्या आएगा, सो ये एक्चुअली आ जाएगा प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x। इसको आप क्या लिख रहे थे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अब tn के टर्म में लिखना चाहता हूं मैं, क्या लिखूं, सो यहां हो जाएगा tnx। इसका क्या मतलब था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ tnx, इसका क्या मीनिंग था, total number of sample values less than equal to x. लेस देन इक्वल टू x। यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि एटलीस्ट r सैंपल वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू x। तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज मोर देन इक्वल टू r। देखो ये लिखना और ये लिखना एक चीज है कि xr लेस देन इक्वल टू r, तो एटलीस्ट r वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x होंगी, और tnx था कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x, और यहां मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट r सैंपल वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू x। तो मतलब ये जो tnx मोर देन इक्वल टू r होगा। इसको मैं और ठीक से लिखूं तो यहां से ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी tnx is equal to I and summation I from r to n। और आप बुक में देखते होंगे तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का यही CDF लिखा होता है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लो। तो अभी हमने tnx का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना, हमने देखा tnx का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल n, fxx n, CDF। तो यहां से ये आ जाता है rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF का फॉर्मूला। और इनफैक्ट ये फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों के लिए वैलिड है। तो ये होगा tnx का डिस्ट्रीब्यूशन था बाइनोमियल n, CDF, तो होगा n चूज I CDF ऑफ x इसकी पावर I 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस I। ये एक्चुअली फॉर्मूला है CDF ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज वैलिड इन ऑल केसेस। तो मतलब ऐसे ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर डिस्क्रीट, ये वाला फॉर्मूला डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड। सो किसी भी टाइप का रैंडम वेरिएबल हो CDF के लिए ये ओके है, दिस फॉर्मूला विल होल्ड। सर एक बार वो tnx greater than equal to r वाला बताना। हाँ, आपने r से ज्यादा कैसे लिखा जी, यहाँ पे देखिए जैसे tnx का मीनिंग क्या है, so basically total sample values less than equal to x, यहाँ क्या लिखा है, at least r sample values less than equal to x। हाँ, तो इसलिए tnx टोटल सैंपल वैल्यू था, तो हमने यहाँ कम से कम r वैल्यू लेस देन इक्वल टू x है, तो r यहाँ पे एटलीस्ट r हो गया। एटलीस्ट r का मतलब क्या, मोर देन इक्वल टू r, यही ना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एटलीस्ट r मींस मोर देन इक्वल टू r। लेस देन x वाला उससे कंफ्यूजन हो। हाँ। ठीक है। तो सैंपल वैल्यू लेस देन x, ये tnx का डेफिनेशन है, और ये एटलीस्ट r है तो मोर देन इक्वल टू r। सो ये हो गया, ये CDF आ गया। अब इसी को डिफरेंशिएशन कीजिए आप।
आप इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो अब चूंकि CDF का डेरिवेटिव PDF सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो इसलिए अब जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का PDF होता है। सो अगर आप डिफरेंशिएट करो, इसको करके देखो, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंशिएट करके जब मैनिपुलेट करोगे तो यहाँ से PDF निकल के आएगी। सो आपके पास वही PDF निकल के आएगी जो आप लोग जानते हो। तो यहाँ से वही PDF निकल के आएगी, या तो n टाइम बाइनोमियल में कर लो, या n-1 चूज i-1 ऐसा कुछ होता है ना, या फिर r-1 ना, n-1 चूज r-1 ऐसा बनेगा। नहीं तो ओपन करना तो ओपन कर दो, जो जैसे आप लोग करते हो ना कि n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, तो ऐसा है n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल है ना, n-r फैक्टोरियल, फिर ये CDF ऑफ x, इसकी पावर आ जाएगी r-1 एंड 1 माइनस CDF ऑफ x, इसकी पावर आ जाएगी आपकी n-r और PDF ऑफ x आ जाएगी। तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है ना। तो ये जो है PDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम सैंपल। कॉन्टिन्यूअस, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए वैलिड है, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है। सर जी तो मुझे कुछ कंफ्यूजन है, बोलो। मतलब प्रीवियस क्लास में भी है, इस क्लास में भी है, क्या? कि कैसे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, मतलब ये तो डिस्क्रीट है, कौन सा इसको हम डेरिवेटिव करके कैसे कर सकते हैं इसको? डिस्क्रीट? मतलब कौन सा डिस्क्रीट है? देखो x1, मैंने क्लास में आपने एक्सपोनेंशियल किया था, तो वो ऐसा कैसे डिस्क्रीट हो गया, मतलब अच्छा ये इसकी बात कर रहे हो, ये वाला? हाँ वो था। अब यहाँ पर भी तो सेम ही हो रहा है ना, ये आपने तो इसे कॉन्टिन्यूअस कर दिया, ये तो डिस्क्रीट है एक्चुअली। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली TNX डिस्क्रीट है, लेकिन जो x1 x2 x3 xn है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो बनेगी वो कॉन्टिन्यूअस बनेगी। जैसे आपके पास रैंडम सैंपल कॉन्टिन्यूअस है, सब बाइनोमियल तो TNX था ना। हाँ, तो वो डिस्क्रीट TNX एक्चुअली TNX में जो उसका क्या बोलूं सपोर्ट जो है वो एक्चुअली 0 1 2 3 n है, क्योंकि जो आपके पास डेटा है वो बस क्या कर रहा है, देख रहा है कितने वैल्यू x से छोटी है, वो बस काउंट कर रहा है कि हाउ मेनी, आपके पास n रैंडम सैंपल है, लेकिन x1 x2 x3 xn जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ये बोल रहा हूं, देखो ये रैंडम सैंपल कॉन्टिन्यूअस है, ये IID ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इस ये तो ओके है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो कंटिन्यू, ये तो इसकी वजह से डिस्क्रीट हो गया। ये जो है ना आपका ये बॉक्स है ना, तो इसका मीनिंग देखो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ो आप, तो क्लियर हो जाएगा। सो आप ये पढ़ो कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डेफिनेशन ये होता है कि ये हमेशा इंटीजर आंसर देगा, तो इसलिए ये डिस्क्रीट हो जाता है, इसका रेंज ये हमेशा डिस्क्रीट आउटपुट, x कॉन्टिन्यूअस है लेकिन जो बॉक्स x है y जो है वो डिस्क्रीट हो जाएगा, क्योंकि y तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज है, y है, तो रेंज हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्क्रीट इंटीजर आएगा, इसलिए नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो आप एक बार जस्ट ओपन करो, उसके बारे में पढ़ो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। तो ये इसका ये रेंज हो जाएगा एक्चुअली, तो इसीलिए y डिस्क्रीट हो गया, x कॉन्टिन्यूअस था। और यहाँ पे क्या होता है कि इनफैक्ट ये कॉन्टिन्यूअस है तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी इनफैक्ट IID तो नहीं होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। तो ये तो बस मैं डिराइव कर रहा था CDF ऑफ rth ऑर्डर, जो आगे यूज होगा PDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अभी जैसे आप अभी याद दिलाए से मान लो अगर लिखे हम कि जैसे होता गया है कि x1 x2 xn, ये मान लो IID है जिसका PDF है fx। सो होगा क्या कि जब आप ज्वाइंट PDF लिख रहे हैं x1 x2 xn का इन वेरिएबल मान लो x1 x2 xn, तो इसका सिंपल आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ fx i फ्रॉम 1 to n, ये ज्वाइंट PDF है, और यही ज्वाइंट PDF वहां पे हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन बोलते थे, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर का काम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
सो ये हमारे पास मतलब ये जस्ट fx1 fx2 fxn ये बीच में प्रोडक्ट है जस्ट। अब आप इसी को ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर दो, तो मतलब ऐसा है कि मान लो y1 आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, y2 आपका सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है एंड सो ऑन। तो अगर मैं ऐसा लिखूं yn जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि f ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन वेरिएबल मान लो y1 y2 yn, तो क्या होगा ये? तो अब मैं ये जो लिख रहा हूँ जो हाँ n फैक्टोरियल जी Factorial times. सो n फैक्टोरियल टाइम जॉइंट पीडीएफ ऑफ f, अब यहाँ yi लिख लो आप Yes. y इक्वल टू 1 मेरे y में, और यहाँ पे सपोर्ट जो होगा y1 लेस देन y2 लेस देन yn, क्योंकि हमने ऑर्डर कर दिया इसको अब, तो ये ऑर्डर्ड है। तो ये n फैक्टोरियल इसलिए आया है क्योंकि ये जो n नंबर था ये फ्री था, लेकिन यहाँ पे इसको हमने ऑर्डर्ड कर दिया। तो देयर आर n फैक्टोरियल वे ऑफ अरेंजिंग दिस n नंबर्स इनटू दिस ऑर्डर्स x1 लेस देन x2 लेस देन दिस, तो उस ऑर्डर में अरेंज करने के n फैक्टोरियल वेज हैं, तो इसलिए n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे। सो y1 लेस देन y2 डॉट 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 आपका yn हो गया। चलिए, तो ये है, ये तो ज्वाइंट पीडीएफ आ जाता है। अब बाकी कई बार आपको जरूरत पड़ती है सैंपल मीन, तो आप सब जानते हैं, पहले भी यूज किया हमने ये चीज। जैसे सैंपल मीडियन की जरूरत पड़ती है, सैंपल मीन तो आपने यूज किया वो x बार था, सैंपल वेरिएंस भी हमने वहां यूज किया था, तो वो ये वाला हमने वहां डिफाइन किया था xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछता हूँ सैंपल मीडियन क्या होता है, क्योंकि ये सब की आगे जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल मीडियन? ऑड होने के लिए n 2n/2 मतलब तो तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि ये आपका भी वहां भी जैम के क्वेश्चन में एक बार जरूरत पड़ा था हमें ना। तो वहां भी हम मीडियन जब निकाल रहे थे तो उसका जो MLE आया था वो मीडियन आया था, मोस्ट वैल्यू होगा है ना। तो MLE वाज द सैंपल मीडियन। तो ये आपके पास है, आपने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में इसको अरेंज कर दिया। यही करते हैं हम लोग, जैसे बचपन में करते थे, मान लो 10 नंबर है तो पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब क्या देखते हैं आप इस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में? ये इनपुट ऑड के लिए एक होगा और इवन के लिए दोनों पार्ट्स में डिवाइड होगा। हाँ, क्या क्या होगा? तो जब ऑड होगा तो उसका मतलब वो मीट मोस्ट वैल्यू मतलब n plus 1/2 ऐसा करके n होगा। plus 1/2 ऐसे वैल्यू होगी तुम basically. सोच सकते हो, कंफ्यूजन थोड़ी है। x1 x2 x3 है तो x2 मीडियन है, 3 plus 1/2 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है सैंपल मीडियन, ये हमारा n plus 1/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में लिख रहा हूँ, कब, जब या इफ या व्हेन, n is odd। जब n आपका ऑड नंबर है, मतलब डेटा सैंपल का साइज 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, तो जब सैंपल साइज ऐसा है तो आपका ये n plus 1/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपका सैंपल मीडियन होगा। और जब n इवन है तो क्या होगा? इवन होगा तो n और n plus 1 ये by 2 होगा if n is even। मतलब दोनों ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को सम करके एवरेज करके। जैसे हमारे पास 4 डेटा पॉइंट है, तो 4 डेटा पॉइंट है, तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच के जो भी नंबर होंगे सब मीडियन होंगे। तो मतलब Sir, n/2th और n/2 plus 1 है। तो n/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से लेके n/2 plus 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये जो इंटरवल है, तो ये जो इंटरवल मैं लिख रहा हूँ ये इंटरवल है, ऑर्डर पेयर नहीं, इंटरवल। दिस होल इंटरवल इज द मीडियन when n is even। तो n इवन होता है तो there are uncountably many medians, उसमें एक होगा इसका एवरेज, this plus this upon 2, जो मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं आप कि सेकेंड और थर्ड ऑर्डर, मतलब 4 डेटा पॉइंट है, n की वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एवरेज ले लो आप। तो जब आप सेकेंड और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एवरेज लेते हो आप, तो वो आपका एक मीडियन आया, पर दिस इज नॉट द यूनिक मीडियन ना। यही तो जैम में एक ऑप्शन भी था यूनिक मीडियन, वो गलत ऑप्शन है। जैम में क्वेश्चन इस पे है कि
जो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जो आपका लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में जो एमएलई आता है वो सैंपल मीडियन आता है, उसमें ये क्वेश्चन जैम में आया हुआ है। हाँ सर हाँ। ठीक है, ये यहाँ पे पीडीएफ दे रखा है 1/2 ई की पावर मॉड में माइनस माइनस मॉड में x माइनस थीटा, और पूछा हुआ है वहां पे कि बताओ थीटा का एमएलई क्या है। तो उसका ये आंसर वहां पे n की वैल्यू 4 ही दे रखी है उसने उस क्वेश्चन में। तो आपसे वहां पूछा हुआ है जैम में कि बताओ इसका एमएलई क्या होगा। एमएलई निकल के आता है सैंपल मीडियन, और वो सैंपल मीडियन यही n4 होता है, तो यही फाइंड करते हैं हम लोग। तो ये वाला सैंपल मीडियन वहां पे मिलता है जी। इवेंट के केस में लिखा है xn/2 and xn/2 plus 1 whole divided by 2 भी होता है ना? नहीं, वो तो एक, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, वो एक मीडियन है। मैं बोल रहा हूँ ये एक इंटरवल है, हाँ वो ये इंटरवल है, तो इस इंटरवल के बीच का हर नंबर मीडियन है। तो जो आप बता रहे हैं वो भी एक मीडियन है। वो बचपन में हमें सिखाया जाता था कि उसका एवरेज ले लो, तो वो एक मीडियन मिलता है। लेकिन इस लेवल पे जो हम लोग अब इस मास्टर्स और इस लेवल पे हैं, तो यहाँ पे मीडियन वो एक मीडियन है, बट देयर आर अनकाउंटेबली मेनी मीडियंस इंक्लूडिंग दैट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैं एक नंबर लिखूं, आपको बोलूं कि जैसे नंबर सिंपल है 2 3 मान लो -1 4, अभी मान लो ये नंबर है मेरे पास, तो पहले आप ऑर्डर करोगे इसको, तो -1 लेस देन 2 लेस देन 4। अब इसका मीडियन क्या है, व्हाट इज द मीडियन? तो मैं बोलूंगा मीडियन इज एनी नंबर बिटवीन 2 3, 2 3 के बीच का हर नंबर मीडियन है। 2.1 भी एक मीडियन है, 2.2 भी मीडियन है, 2.5 भी एक मीडियन है, 2.9 भी मीडियन है, ये इस 2 3 के इंटरवल का। तो ये चीज है हमारे पास। अगर 5 डेटा पॉइंट है तो ओके, जैसे मान लो होता -1, मान लो ऐसा कुछ भी देता कि -1 0 2 5 8 इस तरह से, तो इसको ऑर्डर कर लेंगे, तो वही ऑर्डर में लिख दिया मैंने। तो -1 लेस देन 2 लेस देन 5 लेस देन 8। अब इस केस में जो मिडल वाला है, तो n यहाँ 5 है, तो 5 + 1/2, 5 + 1/2 का मतलब 6/2, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होगा, तो 2 इज द मीडियन। तो यहाँ मीडियन है 2, सो मीडियन जस्ट 2 है, यूनिक है यहाँ पे, ये मीडियन है। लेकिन यहाँ पे मीडियन यूनिक नहीं है, 2 3 बीच का हर नंबर मीडियन है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये इंटरवल है n/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से यहाँ तक का। अब ये सब आगे जरूरत पड़ेगा हमें इसका, है ना, ये चीज है। सर इस इंटरवल के बीच जो भी मीडियन आएगा वो कोई एक ही होगा ना, क्योंकि मीडियन तो शायद यूनिक होता है। नहीं, यूनिक नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मीडियन यूनिक नहीं होगा, मीडियन कुछ कितने भी हो सकते हैं। और सर मीडियन तो आउट ऑफ द रेंज भी हो सकता है। हाँ हाँ, वो सैंपल से जरूरी नहीं कि उसको बिलोंग करे। मीडियन का मतलब ये है कि जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो वही तो कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जांपल है 2.1, मैं बोल रहा हूँ मीडियन है, क्यों? क्योंकि 2.1 के पहले 2 नंबर है और 2.1 के बाद 2 नंबर है, तो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है 2.1 जो नंबर सर है। मतलब जो पहले छोटे क्लासेस में 11th 12th में बताते थे, तो वो तो ऐसे ही होता था ना कि मान लो जैसे आप इसमें बोल रहे हो कि दूसरी और तीसरी वैल्यू, हाँ मतलब डिस्क्रीट सा कर दिया ना हाँ बोलने में, बट हाँ ऐसा कंटीन्यूअसली की तरह ट्रीट करेंगे एक तरह से। हाँ, वहां पे क्या करते थे, वो बोलते थे कि दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, एवरेज ऑफ द n/2th एंड n/2th + 1th नंबर का एवरेज ले लो। वो एक वैल्यू दे देते हैं हाँ, बेसिकली। तो वो बस एक मीडियन निकलवाता था, क्योंकि वो एक नंबर जस्ट चाहिए आपको, तो वो आपने मिडिल वाला ले लिया। लेकिन अभी क्या है, मीडियन इस बीच का हर नंबर मीडियन है, 2 3 के बीच का, वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। वहां पे एक यूनिक वैल्यू बताते थे आपको, लेकिन अभी यहाँ पे इस लेवल पे क्या है कि पूरा इंटरवल मीडियन है। होगा वहां भी, लेकिन शुरू में डिड्यूस करते हैं तो उतनी सारी चीजें धीरे धीरे समझ बढ़ेगी ना। हाँ सर समझ गए, उस टाइम क्या इंटरवल का पता भी नहीं। हाँ, तो जैसे लाप्लास वाले में है तो उसमें एमएलई मीडियन होता है, अगर मीडियन यूनिक होता तो एमएलई यूनिक फिर हो जाते। हाँ, लेकिन एमएलई यूनिक नहीं होता, वहाँ उसमें ऑप्शन भी है। आप उसमें जाकर देखिए 2020 का क्वेश्चन है, किसका भी आएगा, पीवाईक्यू डिस्कशन आया नहीं, 22-23 में तो नहीं सर था। वो तो काफी बुक्स की एक्सरसाइज में है, मतलब स्टैंडर्ड हाँ, क्वेश्चन है वो काफी। वो उसमें एक ऑप्शन भी है कि सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 इज यूनिक एमएलई। तो वहाँ गलत है कि नो इट इज नॉट यूनिक एमएलई, इस तरह से। तो वहाँ एमएलई बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे हमें थोड़ा सा क्या बताना है,
अभी तो बस एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, आगे जो इसमें है कि एक तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकाल दिया, सीडीएफ निकाल दिया, और बाकी यूनिफॉर्म के लिए कुछ थ्योरम से रिकॉल करा रहा है ये, तो आप सबको पता ही है यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि ये पूरा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का खूब यूज होगा यहाँ पे कि x1 x2 xn जो आपके पास है ये IID जो है, सो दिस इज यूनिफॉर्म 01 है। तो आप सब तो जानते हैं रिजल्ट ऑलरेडी। पहला जो ये है कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब लोग जानते ही हैं, जैम में को भी यूज किया हमने, r, n माइनस r प्लस 1। दूसरा xr माइनस xs, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर बीटा r माइनस s कोमा n माइनस ब्रैकेट में r माइनस s। हाँ, सो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके, जहां पे r मैं ले रहा हूं कि जब r यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि r इज मोर देन s, और दोनों नेचुरल नंबर है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो इनफैक्ट ये दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कितना? बीटा, हाँ आप बता रहे थे, r माइनस s कॉमा n माइनस r प्लस s प्लस 1 ऊपर वाले तरीके से। तो ये हो गया है ना, तो ये मैं तब बोल रहा हूं फॉर दिस। अच्छा, तो यहां से आप देखो, अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये रेंज जिसको आप बोलते हैं सैंपल रेंज, जी सर। तो सैंपल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस केस में? क्या लिखूं यहाँ पे? x of n minus 1। हाँ, तो n माइनस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो जो n माइनस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आएगा वही पीडीएफ इसका आएगा। कब? जब आपका सैंपल यूनिफॉर्म 01 से लिया गया है। तो ये सब आगे ना यूज होंगे, तो लाइक इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर बीटा n minus 1 कोमा 2 होगा वैसे। बीटा n माइनस 1 कॉमा 2 है ना, तो n माइनस, क्योंकि यहाँ पे घटाएंगे आप तो आपका आ जाएगा n माइनस, ठीक है ना। सर इन सब में एक चीज कॉमन होती है कि जो ऐड करने पे n plus 1 ही बचना चाहिए, ये जो टोटल पैरामीटर है ना। नहीं, मैंने नोटिस करा, मतलब आप किसी में भी देखो ऐड करो ना, जैसे मीन निकाल रहे हैं मान लो, तो नीचे हमेशा n plus 1 ही बचेगा। हाँ तो वो तो ऑब्वियस है ना, वो तो यहाँ से भी आएगा क्योंकि हाँ क्योंकि वो उस तरह का रूल है यहाँ पे। हाँ, वैसा वो उसी तरह से बनेगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये है, बाकी ऐसे हाँ सर रेशियो वाला बताओ एक बार। XS का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हाँ वही रेशियो। सर फंसता है वो थोड़ा सा। अच्छा, जैसे मान लो f of x1 over xn है, तो इसका ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ही निकलवा लिया तो वो f of x1 x of minimum order stats upon maximum order stats। अच्छा, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? हाँ मतलब कुछ भी बोलो, जॉइंट फंक्शन भी बोलो या, तो ये तो फिर उससे जाना पड़ेगा डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला है इसका? डायरेक्ट नहीं, इसका निकालने के लिए फिर तो वो जैकोबियन से जाना पड़ेगा, और ये स्टैंडर्ड नहीं आता होगा इसलिए थ्योरम नहीं है। जैसे इसका थ्योरम इसलिए क्योंकि इक्वल आ गया, तो इसका थ्योरम डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा? नहीं है सर। हाँ, जैसे u है v है मान लिया, तो डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बट वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसलिए कोई थ्योरम नहीं बना है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैंडर्ड बन गया तो ये थोड़े उससे आ गया। तो सर इसको मतलब जैकोबियन वाले से करना पड़ेगा। हाँ, इस पूरे को फिर u भी लेके, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मान लो x, y में लिख देते हैं इसको, तो ये कुछ आता है n into n minus 1, क्या आता है जी? सर f of y minus f of x की पावर n minus 2 ये आता है। पीडीएफ भी आता होगा, चेक करो क्या आएगा। पीडीएफ आएगा, पीडीएफ लिख रहे हैं हम। हाँ स्मॉल fx fy आएगा, बट मतलब यूनिफॉर्म में तो 1 ही हो जाएगा ना, तो इसलिए। अच्छा, यूनिफॉर्म के लिए, हाँ इन जनरल ये फॉर्मूला हो जाएगा नहीं। जी सर। सर यूनिफॉर्म 01 के लिए XR upon XS होता है बीटा फर्स्ट टाइम R S माइनस R। अच्छा, ऐसा है क्या? सो
चेक करते हैं, रुको। तो यहाँ पे है, सर, अभी ये इंटरनल में पूछा भी गया था, ये मतलब जॉइंट तो हो गया था, पर ये रेशियो वाला टाइम ले गया। तो यहाँ पे चलो fx ऑफ x और fy ऑफ y ऐसा कुछ बन रहा होगा ना ये, ओके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म के लिए इसका थ्योरम आएगा, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है अभी, क्या आएगा? ऐसा x ऑफ r XR upon XS का है बीटा R S minus R। अच्छा एक मिनट, आर एस का है बीटा आर कॉमा एस माइनस आर, ये कह रहे हैं आप? Yes sir। अच्छा और सर ये क्वेश्चन ना सुप्रीमम वाले उसमें 3-4 बार पूछा हुआ है। अच्छा, तो थ्योरम बना विकिपीडिया में मिल जाएगा ऐसे इसका, तो हाँ, तो मतलब ये ऑलरेडी कुछ तो है, तभी मैंने आपसे पूछा। हाँ हो सकता है। तो यहाँ पे ये हम अज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि s मोर देन r है ना, तो इसका मतलब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, s मोर देन r है, तभी ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। yes Yes sir। सर एक बार थोड़ा सा ट्राई करेंगे आप, मतलब करने का। प्रूफ हाँ कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें, जैकोबियन से आ जाएगा, करना चाहो तो होगा ना, प्रूफ करके देखना पड़ेगा। तो इसमें जैसे तुम्हारे पास, अब तुम x1 और xn का ही करके देख लो, ये है। तो जैसे अगर तुम ये कर रहे थे, तो यहाँ तो चलो पीडीएफ तुम्हारा 1 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाएगा y माइनस एक्स। अगर यूनिफॉर्म के लिए तुम करके देखो तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मान लो आपके पास है x1 x2 xn, दे आर IID यूनिफॉर्म 0 1 है मान लो, ठीक। अब आप क्या करो, जैसे ये फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो यहाँ से जब फाइंड करोगे तो ये y माइनस एक्स आ जाएगा, यही ना, एक बार चेक करो इसका क्या आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा हाँ सर ये तो सही है। y माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 टाइप का। अब यहाँ पे होगा जब x लेस देन y वाला केस, है ना, क्योंकि सपोर्ट इसका यही आएगा। अब इसमें ट्राई करो आप, एक नया रैंडम वेरिएबल ले लो, जैसे x1/xn कर लीजिए और v=xn। हाँ तो उससे आ जाएगा, उसमें थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा। ये है जैकोबियन से v ले लो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को ही। तो अब बस तुम्हें क्या करना है, इसका ज्वाइंट पता ही है, तो इसको एक्स वाई लेके ही कर दो चाहो तो, कि एक्स वाई का ज्वाइंट पता है मुझे, है ना। तो मान लो अभी ऐसा है कि ये x अपॉन वाई और ये y है। अभी ऐसा समझो कि दिस इज इक्वल टू x अपॉन वाई और ये आपका है y, ठीक, इस तरीके से, और एक्स वाई का ज्वाइंट पता है आपको। तो यहाँ से निकालो अब क्या है, एफ ऑफ u कॉमा v, u है ना, मान लो u भी में लिख लो चाहो तो मॉड जैकोबियन टाइम एफ ऑफ x कॉमा वाई, वो वाला पीडीएफ एक्स वाई आ जाएगा। अब इसको आप डिराइव करके देखो आगे, तो लास्ट में से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा v के रेस्पेक्ट में, फिर हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से आपको अब, ठीक है ना, और एक्स वाई में रिलेशन पहले डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते हैं, जो जैसे x फॉलो करे बीटा अल्फा फॉर्म आ सकते हैं। हाँ फिर किसकी, x अपॉन y होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड को फॉलो करता है। अच्छा तो एक्स, वो तो उसके लिए गामा में कन्वर्ट होगा तभी होगा ना, तो वो गामा के लिए है, वो तो तब है ना जब गामा होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है तो बीटा 1, n को फॉलो कर रहा है। अच्छा तो ये आप कह रहे हैं कि जैसे वो ये होता है थ्योरम ना कि एक्स आर अपॉन 1 माइनस एक्स आर, सो ये फॉलो करेगा बीटा सेकेंड काइंड आर कॉमा एन माइनस आर प्लस 1। हाँ यस सर। जैसे rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है बीटा फर्स्ट काइंड आर कॉमा एन माइनस आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा, बट ये 1 माइनस है ना डिनोमिनेटर में, उसके हिसाब से। बट ठीक है, प्रूव हो जाएगा, प्रूव तुम लिख के देखो, इजी है। अब तुम्हें इसको समहाउ तुम्हें अफोर्ड करना है कि हाउ, ये जो सेकंड वाला रिजल्ट लिखे आप, हाँ। उसमें एक साल की पता अगर 1 होगा तो पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं ना बीटा 2 में। जैसे सेकंड वाला x r by 1 minus x r, तो सिर्फ 1 by 1 minus x r लिखते हैं तो वो पैरामीटर चेंज होता है ना, बीटा 2 ही बनता है। अच्छा मतलब आप ये करें, ठीक है, जैसे 1 अपॉन rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो बीटा क्या इंटरचेंज हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। 1 माइनस तार होगा सर, क्योंकि वो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बेसिकली ऊपर मान लो अगर पहले उसको y ले रहे हैं तो फिर 1 माइनस y मतलब चेंज होता है ना, तो
जब XR और यहाँ पे 1 पे नहीं, place यहाँ पे वो और थ्योरम U था यहाँ पे एक्चुअली, place पे। एक थ्योरम ये था हाँ। 1 माइनस, हाँ ये बनता है, तो क्योंकि एक होता है ना, हाँ ये जैसे x है, एक 1 माइनस x है, तो 1 माइनस x को y रख दो, इंटरचेंज हो जाता है। तो x 1 माइनस y बन गया, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। हाँ, सो यहाँ n और माइनस हम एक तरह से इसका रेशियो लेंगे हम, मतलब ऐसा हो इसका जाएगा। रेसिप्रोकल। अच्छा ओके, तो यहाँ देखो जैसे इसका रेशियो हो गया ना, तो बीटा ये तो फर्स्ट काइंड ही है, और यहाँ इन दोनों का जैसे रेशियो हो गया, वो तो बीटा सेकेंड काइंड में लगा ना। हाँ सर ये तो इजी है प्रूफ करना, मतलब ये तो बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ जैसे यहाँ पे है बीटा, तो ये क्या है, फर्स्ट काइंड में है ना, ये तो बीटा जब लिखते हैं जनरली फर्स्ट काइंड ही लिखते हैं। तो इन्होंने लिख रखा है, इन्होंने फाइंड नहीं किया रेशियो का एक्चुअली, तो ठीक है, बाकी प्रूव हो सकता है ना, प्रूव हो जाएगा उससे, जिसने लिखा नहीं है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो अभी मेनली मैं वही इंट्रोड्यूस करना था, बाकी लोगों ने क्या लिखे हैं। जैसे वो तो ये इसके बेस पे है, बाकी वो भी लिख सकते हैं, XR-1, तो वो आ जाएगा यूनिफॉर्म के लिए, ये है। अच्छा यहाँ हमने क्या आज डिस्कस किया, तो आज तो वैसे कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, बस हमने ये एक क्वेश्चन इसका लिख रहा था जिसमें इजी था, और फिर हमने इसका बस ये अभी डिस्कस किया है। ऐसे इसमें क्वेश्चंस देखो, जैसे जहाँ तक मुझे याद है एम्पेरिकल वाला एक क्वेश्चन था, जब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया है एम्पेरिकल का। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोलमोलर स्नो टेस्ट, साइन टेस्ट, सब में है ना, ये इस पे एक देखते हैं, ये देखते हैं, इसके बाद फिर मैट्रिक्स थ्योरी, इसके बाद फिर ये दोनों करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ इस पे क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्पेलिंग सही लिखा है ना, एम्पिरिकल का स्पेलिंग क्या होता है, EMP से स्टार्ट होता है ना, तो क्वेश्चन आया। ओके देखो जरा इसको ध्यान से, तो ये तो उसका है कोलमोग्रोव स्विनो टेस्ट का लग रहा है ना, द क्लासिकल कोलमोग्रोव स्विनो गुडनेस ऑफ हीट टेस्ट दिस, लेकिन यहाँ पे देखो वही कर रहा है, सुप्रीमम ऑफ FN माइनस FN, FN वही है, FN क्या है यहाँ पे लिखा होगा कि CDF है ये, और एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन FNX है, तो FN वही है जो अपने पढ़ा है, EDF एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये, तो हालांकि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है उसके टर्म में, वो हम देखेंगे अभी। तो ये तो कोलमोग्रोव स्विनो गुडनेस ऑफ हीट टेस्ट पे क्वेश्चन है, और ऐसे बोल रहा है DN कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, ओके देखेंगे आगे भी थ्योरम से आ जाएगा। अभी ये तो एम्पेरिकल, ये तो इसमें कुछ खास नहीं है, हाँ ये तुम करके ट्राई कर सकते हो, अभी एम्पेरिकल पता है ना आपको, अब जरा करके देखो, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो, ये गेट का ही है ना, तो ये गेट 2022 का है, जरा ट्राई कीजिए, इसमें कुछ खास थोड़ी है कुछ, लीजिए ट्राई करके देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, तो ये एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बनाया है क्वेश्चन, और इसमें क्या ऐसा कुछ अलग है, देखो ट्राई करके आप लोग आंसर बताओ मुझे, कुछ नया है क्या इसमें। क्या आंसर आएगा इसका, क्विकली ट्राई करो। सो X8 रैंडम सैंपल है साइज 8 का, जिसका ये PDF दे दिया आपको, F8 है एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ सैंपल, अल्फा वेरिएंस है F8 2 का, तो बताइए, तो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है ना, सो F8 2, सो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ
कर लेंगे सर। रुको, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एफ एन एक्स, ये हमने पढ़ा ना अभी, फॉर्मूला बताओ। fxx into 1 minus fxx। वेरिएंस इसका क्या आया था, ये आया था npq, वो tn था बाय एफ tn। fxx 1 minus fxx upon n। अब ध्यान रखना, एक तो tn था, tn था n टाइम fn, है ना, तो ये था fx ऑफ x 1 माइनस fx ऑफ x अपॉन n। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करने को कह रहा है। तो n को रखना है आपको, इसमें n के प्लेस पे रखना है 8 और x के प्लेस पे रखना है 2। इसमें जहां n दिख रहा है 8 रखो, जहां x, और यहाँ से ये pdf है तो यहाँ से पहले cdf निकाल लो। तो cdf तो इजी है, x बाई 8 को इंटीग्रेट करो 0 से x में, तो x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, चेक कीजिए। सो x स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 4। अब यहाँ रखिए जरा, आंसर निकाल के बताइए क्या आएगा। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर बाई 16 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 होल अपॉन 8। x को 2 रख दीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। x को 2 रखो तो 4 बाई 16 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4 मतलब 3 बाई 4 और इंटू 1 बाई 8 कितना आ गया 3 अपॉन 4 चौके 16 गुने 8 128। सो सर 3 आ रहा है। तो यहाँ पूछा है 128 अल्फा, तो 3 आ गया, 3 होगा। चेक कर लीजिए। तो मुश्किल नहीं है ना, तो यहाँ ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे बस यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये फॉर्मूला जो हमने आज देखा कि वो tnx था, tn का डिस्ट्रीब्यूशन था, tn वाज n टाइम fn एंड दैट वाज बाइनोमियल n, fx। तो उससे ही हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। तो फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। सर आपने टू द पावर n नहीं लिया, मतलब x स्क्वायर बाई 16 टू द पावर 8 ऐसा कुछ कहाँ था, मतलब कैलकुलेशन के पार्ट। जरूरत नहीं है ना, मैंने सही कैलकुलेशन किया, आप चेक कीजिए, n की जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला है CDF इंटू 1 माइनस CDF बाई n। n पावर की जरूरत, ये 3 ही आ रहा है। ये पावर की जरूरत नहीं। देखो यहाँ से 3/128 आया हुआ है ना, आपसे पूछा है 128 अल्फा। आंसर की में चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर की भी अटैच्ड है, चेक कर लिया ना आप लोगों ने, देखो ये Yes, sir। हाँ ठीक है, ओके। वो गलत नहीं है, तुम फॉर्मूला याद करो, तुम भूल जाते हो। मेन वही है, तुम्हें कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि जो आप कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहोगे, लाइक, है ना। तो ये हमने फॉर्मूला अभी तो लिखा था ये, तो ये मैं बोला इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जैसे ये सब ऑप्शन बन के आ जाए। अभी जो हमने यूज किया है, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया अभी हमने, इसका पूछा था वेरिएंस बताओ एफ एन एक्स का क्या होगा। n की जगह 8 है, x की जगह 2 था, ये तो यूज किया हमने fx 1 माइनस fx बाई n। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद है, इस पे वेस्ट आ जाए क्वेश्चन। सर एक बार इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखाना। हां इससे पिछला ये ये था, आपने वो कोवेरिएंस वाला भी लिखा था। हाँ कोवेरिएंस, वो उसका भी कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि कोवेरिएंस में ना प्रॉब्लम है अभी, उसको थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग है, उसका स्टोरी देखना पड़ेगा क्या है पीछे का। तो हालांकि अपडेटेड जो इनका 5th एडिशन है उसमें इन्होंने ये लिखा है, तो मैं वो लिखा देता हूँ क्योंकि 5th एडिशन में कहीं कभी 4th एडिशन में वो था, 5th एडिशन में लिखा है, तो वो तुम लिख सकते हो कि वो जैसे कोवेरिएंस TNX एंड TNY इसके बीच का कोवेरिएंस निकाला था उन्होंने। तो ठीक है ना, तो इसका आया था n टाइम fx ऑफ x प्लस n इंटू n माइनस 1 टाइम fx ऑफ x और fx ऑफ y, ये आया था। और ये कब था, जब x लेस देन इक्वल टू y था, ये तब लिखा था जब x लेस देन इक्वल टू y फिक्स कर दिया। नहीं कोवेरिएंस नहीं है ना, ये जस्ट E T1 T2 था, नॉट कोवेरिएंस। एक मिनट चेक कर लो, E_T1x इंटू ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ TNX इंटू TNY, चेक कर लो एक बार, हाँ ये था। तो और चेक करते हैं एक दो क्वेश्चन, अभी एम्पेरिकल पे है क्या, ये लिख लो जस्ट। तो एम्पेरिकल का क्वेश्चन मिला है और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और नहीं है सर, गेट में नहीं है। गेट में नहीं है, अच्छा। तो एम्पेरिकल पे गेट में और नहीं, गेट में 4-5 साल तो हुए हैं ना, तो इसीलिए अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं।
लेकिन अभी क्वालिफाई करना भी आसान है, बता रहा हूँ, गेट क्वालिफाई करना बहुत आसान है। अब समहाउ 40-50 मार्क्स है ना टारगेट रखो, 50-60 मार्क्स अच्छे लाने के, तो अटेम्प्ट करो 70-80 का, अगर अटेम्प्ट करते हो 60-70 का भी तो मुश्किल थोड़ी है। जैम और गेट का जो बच्चा पूरा ढंग से PYQ 10 बार कर लिया जैम और गेट वाला, अगर आ गया सब समझ तो काफ़ी है क्वालिफाई करने के लिए, समझ आना इम्पोर्टेंट। बाकी यही निकल के आ गया। तो ये कोल्मोग्रोव स्विनो टेस्ट है, तो उसमें हम देख सकते हैं ऐसे। अभी हमारे क्या मिला था कि इसका जो है इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इक्वल टू 0 आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है ना। एंड Tn converges to 0 almost surely as n tends to infinity। ठीक है, इसको देखते हैं कोल्मोग्रोव स्विनो टेस्ट का क्या है, तो उस पर आ जाएगा। बाकी ठीक है, अभी अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, तो अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चलो, तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बाद में आज वही डिस्कस किया एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और बाकी उसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।